नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर एग्जाम के लिए एकदम क्रिटिकल है क्योंकि इस चैप्टर से हमेशा 5 से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। आज हम इस पूरे चैप्टर को एकदम जीरो से कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सर्किट कैसे काम करता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में क्या डिफरेंस होता है, और आखिर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी समझेंगे। तो अपनी नोटबुक्स रेडी रखो क्योंकि आज हम एकदम डिटेल्ड नोट्स बनाएंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस चैप्टर का एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फैसिनेटिंग दुनिया में। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है और ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। आज के मॉडर्न ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा रोल है। घर में फ़ैन चलता है, हॉस्पिटल में लाइफ सेविंग मशीन्स चलती हैं, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होती है, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अब क्वेश्चन ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी आखिर है क्या? जैसे पानी नदी में बहता है और हम यूज़ वाटर करंट कहते हैं, उसी तरह जब इलेक्ट्रिक चार्ज किसी कंडक्टर में बहता है तो हम यूज़ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, टॉर्च। जब हम टॉर्च का स्विच ऑन करते हैं तो सेल से चार्ज फ्लो होता है बल्ब तक और बल्ब जलता है। यहाँ स्विच एक कंडक्टिंग लिंक बनाता है सेल और बल्ब के बीच। जब स्विच ऑफ करते हैं ये लिंक टूट जाता है, चार्ज नहीं बहता और बल्ब नहीं जलता। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें से चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है, जैसे कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी एसेंशियली है चार्जेस का फ्लो एक क्लोज पार्ट में। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फॉर्मली कैसे डिफाइन करते हैं। अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से टाइम टी में क्यू कुलोम चार्ज फ्लो होता है तो करंट आई क्वाड्रस क्यू टी होता है। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर, जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट अंद्रे मरी एम्पियर के नाम पर रखी गई है। एक एम्पियर का मतलब है कि एक सेकंड में वहाँ कूलम चार्ज फ्लो हो। अगर करंट बहुत छोटी हो तो हम मिली एम्पेयर यूज करते हैं, एक में और माओ 10⁻³ एम्पेयर, और उससे भी छोटी के लिए माइक्रो एम्पेयर, ब्रेक विक यूए माओ 10⁻⁶ अब एक इम्पॉर्टेंट बात, चार्ज की एसआई यूनिट है कुलॉम, और एक कुलॉम में लगभग 6 गुना 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलोम्ब। अब सर्किट में करंट मेजर करने के लिए अम्मेटर यूज होता है और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है सर्किट में। कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। याद रखो ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ऑपोजिट है। चलिए अब इस फॉर्मूला को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 11.1 देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट 0.5 एम्पीयर करंट ड्रॉ करता है 10 मिनट्स के लिए। तो हमें निकालना है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ। यहाँ आई नाट्य 0.5 ए और टी रैट 10 मिनट्स आदोडा 600 सेकंड्स। फॉर्मूला है आई बदर क्यू टी, तो क्यू नमनम बोडाई गौना टी बद जार्डो पंबत गौना 600 नमा 3 रट कूलम। इतना सिंपल है ये कैलकुलेशन। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कंसिडर करते हैं, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। ये इसलिए है क्योंकि जब पहले इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई तब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ पता नहीं था और पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को करंट माना गया। बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए तब पता चला कि असल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं लेकिन कन्वेंशन चेंज नहीं की गई। तो एग्जाम में हमेशा याद रखो, कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन चढ़ते पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। अब एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन, करंट फ्लो क्यों करता है? चार्ज अपने आप किसी कंडक्टर में नहीं बहता, जैसे पानी हॉरिजॉन्टल पाइप में अपने आप नहीं बहता। लेकिन अगर पाइप के एक एंड में ज़्यादा प्रेशर हो तो पानी उस एंड से दूसरे एंड की तरफ बहने लगता है। उसी तरह चार्जेस तब फ्लो करते हैं जब दोनों एंड्स के बीच इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस हो। इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है बैटरी या सेल अपनी इंटरनल केमिकल एनर्जी से। पोटेंशियल डिफरेंस को फॉर्मली डिफाइन करते हैं। दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वो वर्क है जो एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया जाता है। फॉर्मूला है वी डब्ल्यू क्यू, जहाँ डब्ल्यू ब्लोजोना वर्क इन जूल्स और क्यू नेट चार्ज इन कूलोम्स। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट।
इटालियन फिजिसिस्ट अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर। ए वोल्ट बगैर 8 जूल पर कूलोम। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं, जो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। एग्जाम्पल 11.2, दो कूलोम चार्ज को 12 वी के अक्रॉस मूव करते हैं, तो WW टेक्स वी क्यू 12x डे 2 बाइंटस जूल्स। इस इक्वेशन स्लाइड में हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्लियरली देखा। वी बैकअट डब्ल्यू क्यू। अब इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जब हम कहते हैं कि किसी बैटरी की वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो इसका मतलब है कि बैटरी अपने टर्मिनल्स के बीच हर एक कूलोम चार्ज को 6 जूल एनर्जी देती है। यही एनर्जी चार्ज को सर्किट में पुश करती है। अब एक ट्रिक याद करो, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाओ, अमीटर हमेशा सीरीज में लगाओ। कैसे याद रखें? वी और पी दोनों में लेटर्स हैं, वोल्ट मीटर पैरेलल और एस अमीटर सीरीज। बहुत सिंपल। अब वोल्ट मीटर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है ताकि सर्किट में से प्रैक्टिकली कोई करंट ना निकले वोल्ट मीटर में से, वरना रीडिंग गलत आ जाएगी। और अमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है ताकि वो सीरीज में लगा के करंट फ्लो को डिस्टर्ब ना करे। ये कॉन्सेप्ट्स थियोरेटिकल समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में बार बार पूछते हैं, अमीटर सीरीज में क्यों, वोल्ट मीटर पैरेलल में क्यों। अब देखते हैं सर्किट डायग्राम्स के सिंबल्स जो एनसीईआरटी टेबल 11.1 में दिए गए हैं। ये सिंबल्स एग्जाम में बहुत काम आते हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में सर्किट ड्रॉ करने को बोलते हैं तब करेक्ट सिंबल्स यूज करने चाहिए। पहले सिंबल, इलेक्ट्रिक सेल, एक लंबी लाइन और एक छोटी लाइन पैरेलल में। लंबी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल है और छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी, कई सेल्स के सिंबल्स एक के बाद एक। प्लग की या स्विच, जब ओपन हो तो एक गैप दिखता है, जब क्लोज्ड हो तो गैप बैंड हो जाता है। वायर जॉइंट, एक डॉट से दोनों वायर्स कनेक्ट होती हैं। वायर्स जो सिर्फ क्रॉस करती हैं बिना जॉइन के, उन्हें बिना डॉट के क्रॉस करके दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, एक सर्कल में फिलामेंट। रेजिस्टर, एक रेक्टेंगल। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रेयोस्टाट, रेक्टेंगल के साथ एक एरो। अमीटर, सर्कल में ए लेटर। वोल्ट मीटर, सर्कल में वाई लेटर। स्टूडेंट्स, ये सिंबल्स नोट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में और थियोरी एग्जाम दोनों में काम आते हैं। अभी से प्रैक्टिस करो इन्हें ड्रॉ करना। सर्किट खींचना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, ओम्स लॉ। 1827 में जर्मन फिजिसिस्ट ग्योर्ग साइमन ओम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप डिस्कवर किया करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। उन्होंने पाया कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो किसी मेटालिक वायर के दो एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V सीधा प्रोपोर्शनल होता है करंट E से। मैथमेटिकली V प्रोपोर्शनल टू E या VI एस इक्स कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को R कहते हैं। रेजिस्टेंस, तो V बाय यू अर्थ, यही है ओम्स लॉ। इसे 3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं, V बाय यूर, R माइन VI और I माइट VR। रेजिस्टेंस की SI यूनिट है ओम, जिसे ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ओम का मतलब है अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर 1 एम्पियर करंट फ्लो करे तो रेजिस्टेंस 1 ओम है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ओम्स लॉ सिर्फ तब वैलिड है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर चेंज हो तो रेजिस्टेंस चेंज होती है और लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता। ये लॉ उन मटेरियल्स के लिए वैलिड है जिन्हें ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। एक्टिविटी 11.1 में निक्रोम वायर का VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, जो ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है। चलिए ओम्स लॉ के इक्वेशंस को एक ट्रायंगल ट्रिक से याद करते हैं। एक ट्रायंगल बनाओ, ऊपर V लिखो, नीचे लेफ्ट में E और नीचे राइट में R। अब V को धक्को तो EXR मिलता है, यानी V नन IR। E को धक्को तो VR मिलता है, यानी E फिट नन वाइड। R को धक्को तो VI मिलता है, यानी R बाइड YA। ये VIR ट्रायंगल बहुत फेमस ट्रिक है। अब VI ग्राफ के बारे में, जब हम एक्स एक्सिस पर करंट आए और वाई एक्सिस पर वोल्टेज भी प्लॉट करते हैं तो जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से गुजारती है। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप यानी वाई स्नार आर होता है। मतलब ज़्यादा स्टीप लाइन लाओ ज़्यादा रेजिस्टेंस। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो मटेरियल ओमिक्स नहीं है। एक्टिविटी 11.1 में यही एक्सपेरिमेंट करते हैं। निट्रोम वायर के साथ अलग अलग सेल्स यूज करके V और I नोट करते हैं, VI रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली सेम आता है हर केस में। यही प्रूव करता है ओम्स लॉ को। अब रेजिस्टेंस को फिजिकली समझते हैं। रेजिस्टेंस क्या होती है?
जब इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में फ्लो करते हैं तो कंडक्टर के एटम्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। इस ऑपोजिशन को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। एक एनालॉजी सोचते हैं। इमेजिन करो तुम एक भीड़ भरी स्ट्रीट में चल रहे हो। कितने लोग हैं, उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा आगे बढ़ने के लिए। वो फोर्स ही रेजिस्टेंस जैसी है। अब डिफरेंट मटेरियल्स में ये रेजिस्टेंस अलग अलग होती है। कॉपर में रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए हम घर में कॉपर वायर्स यूज करते हैं करंट फ्लो के लिए। ग्लास और रबर में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये इंसुलेटर्स हैं। एक्टिविटी गैलन पॉइंट 2 में हम देख सकते हैं कि निक्रोम वायर, टॉर्च बल्ब और 10 बल्ब एक ही बैटरी से अलग अलग करंट ड्रॉ करते हैं, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस अलग अलग है। जिस कंपोनेंट की रेजिस्टेंस कम हो उसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा सेम वोल्टेज पर। रियोस्टाट एक ऐसा डिवाइस है जिसमें रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम नॉब। इससे करंट को रेगुलेट करते हैं बिना वोल्टेज चेंज किए। एक्टिविटी 11.3 में हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करती है। पहली बात, लेंथ। जब हम निक्रोम वायर की लेंथ डबल करते हैं तो एमीटर रीडिंग हाफ हो जाती है, मतलब रेजिस्टेंस डबल हो गई। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल से। दूसरी बात, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब हम मोती वायर यूज करते हैं सेम लेंथ की तो करंट ज्यादा फ्लो करता है, मतलब रेजिस्टेंस कम हो गई। तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आ से। तीसरी बात, मटेरियल की नेचर। जब सेम लेंथ और एरिया की कॉपर वायर और निक्रोम वायर कंपेयर करते हैं तो डिफरेंट करंट्स आते हैं, क्योंकि दोनों मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी अलग है। तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करके फॉर्मूला मिलता है। ओर्स आर उइडनार एलिड ए। यहाँ और एयर हो रेजिस्टिविटी है, जो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट है ओम मीटर ओएम। एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर लेंथ हाफ कर दो और एरिया डबल कर दो तो रेजिस्टेंस क्या होगी? आर नया डिस आट आर एक्स एल 2 टा 2 ए आर एल डेट 4 आर पुराना बाय 4, मतलब रेजिस्टेंस 4 गुनी कम हो जाएगी। फॉर्मूला आर नाप आर एल ओ ए को अच्छे से समझते हैं। यहाँ आर मटेरियल की एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है, साइज पर नहीं। एक एग्जाम्पल, कॉपर की रेजिस्टिविटी 1.62 आई 10 की पावर -8 वा एम है, जबकि निक्रोम की रेजिस्टिविटी 10 की पावर -6 ओ एम है। तो निक्रोम की रेजिस्टिविटी कॉपर से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए एक ही साइज की वायर में निक्रोम वायर ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगी। टेबल गिलियन पॉइंट 2 से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करो। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है, लोवेस्ट रेजिस्टिविटी। उसके बाद कॉपर, फिर एल्यूमिनियम। टंगस्टन फिलामेंट्स के लिए यूज होता है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। एलॉयज की रेजिस्टिविटी उनके कंस्टिट्यूएंट मेटल से ज्यादा होती है। निक्रोम, कॉन्स्टेंटिन, मंगानिन, ये एलॉयज हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज नहीं होते, इसलिए हीटिंग डिवाइसेस में यूज होते हैं। एग्जाम्पल, गैलन पॉइंट पाइप सॉल्व करो। 1 एम्प लंबी वायर, 0.3 मिलीमीटर डायमीटर, 20 सी का रेजिस्टेंस। आर फडडीन आर ए एल गेट 20 एक्स पाव ये क्या उनटाइक द डी फॉर डो डेक अंडर डेबी 220 वॉट 10 पे और एम, ये मंगानीज है टेबल से। टेबल गैलन पॉइंट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसे पूरा मेमोराइज नहीं करना, लेकिन कुछ की पॉइंट्स जरूर याद रखो। सबसे पहले, सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, यानी ये बेस्ट कंडक्टर है। लेकिन सिल्वर बहुत एक्सपेंसिव है, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कॉपर यूज करते हैं, जो ऑलमोस्ट उतना ही गुड कंडक्टर है और मच चीपर है। एल्यूमिनियम भी वायर्स के लिए यूज होता है, खासकर पावर ट्रांसमिशन लाइंस में, क्योंकि ये लाइट वेट है। टंगस्टन का यूज इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स में होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, 392। जब फिलामेंट गर्म होता है तो वो मेल्ट नहीं होता। निक्रोम, कॉन्स्टेंटिन, मंगानी, ये एलॉयज हैं जिनकी रेजिस्टिविटी उनके इंडिविजुअल मेटल्स से ज़्यादा है। ये हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहते हैं और ऑक्सीडाइज नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, हीटर में यूज होते हैं। इंसुलेटर्स जैसे ग्लास, रबर, इबोनाइट, डायमंड, इनकी रेजिस्टिविटी 10 की पावर 10 से लेकर 10 की पावर 70 ओम तक है। ये प्रैक्टिकली करंट फ्लो नहीं होने देते। एग्जाम क्वेश्चन, आयरन और मर्क्यूरी में से बेटर कंडक्टर कौन? टेबल से, आयरन की एयर 100 कोक 10 मर्क्यूरी की एयर बजा ओवर 94 10 तो आयरन बेटर कंडक्टर है। चलिए कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं जो एनसीईआरटी में हैं। एग्जाम्पल गैलन पॉइंट 3,
एक इलेक्ट्रिक बल्ब की रेजिस्टेंस 1200 ओहर है और एक हीटर कॉइल की रेजिस्टेंस 500 आर है। दोनों 220 सोर्स से कनेक्टेड हैं। बल्ब में करंट है वायर बार 212 12 एम्पियर। हीटर में करंट kan 2,2 एम्पियर। देखो दी हीटर का रेजिस्टेंस कम है तो हीटर में ज्यादा करंट फ्लो होता है सेम 220 सोर्स से, इसलिए हीटर ज्यादा गर्म होता है। एग्जाम्पल 11.4, एक हीटर 60 रवे पर 4A करंट ड्रॉ करता है। पहले रेजिस्टेंस निकालो, आर नेडस वी आई नेडाइन 60 डस 15 ओ। अब अगर वोल्टेज माउंट वी वेद कर दिए तो करंट नाइडर व्यक्सोइला 15 नाम हाटे, करंट डबल हो गई क्योंकि वोल्टेज डबल की और रेजिस्टेंस सेम रही। ये ओम्स लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। एग्जाम्पल 11.6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम मटेरियल की वायर, लेंथ L2 और एरिया 2A। न्यू रेजिस्टेंस डांश RX L2 नाम 2A टिरार L4A नंबर टोर नाम शोर अब्रोटीर नंबर 1 याद करो, लेंथ हाफ करने से R हाफ होती है, एरिया डबल करने से R हाफ होती है। कंबाइंड इफेक्ट R बिकम्स R4। अब देखते हैं रेजिस्टर्स को कंबाइन कैसे करते हैं। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, जब रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, जैसे एक के बाद दूसरा और दूसरा के बाद तीसरा, तो इसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं। सीरीज में दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी करंट। एक्टिविटी 11.4 में देखा कि अमीटर को सर्किट में कहीं भी लगाओ, रीडिंग सेम आती है, यानी सीरीज में करंट सारे रेजिस्टर्स में सेम होता है। कैसे याद रखें, एक ही पाथ है करंट के लिए, सिंगल लेन रोड, सब एक ही करंट से गुजारते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी वोल्टेज। एक्टिविटी 11.5 में देखा कि टोटल वोल्टेज वी नार V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब टोटल वोल्टेज इंडिविजुअल वोल्टेजेस का सम है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर्स निकालते हैं। वी का IR डलता है, IRs डिलास IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आई कैंसल हो जाता है दोनों साइड से, आर्स गन R1 पहला R2 प्लस R3। कंक्लूजन, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर है सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का सम, और ये सम हमेशा किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, सीरीज में ज्यादा रेजिस्टर्स लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ती है और करंट कम होती है। इस इक्वेशन स्लाइड में सीरीज रेजिस्टेंस का डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है तो इसे अच्छे से समझो। स्टेप 1, सीरीज सर्किट में करंट ही सब में सेम होता है। स्टेप 2, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल वोल्टेज V नान V1 प्लस V2 प्लस V3, जहां V1 V2 V3 इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेजेस हैं। स्टेप 3, ओम्स लॉ अप्लाई करो हर रेजिस्टर पर अलग अलग। V1 यार IXR1, V2 यार IXR2, V3 मेयर IXR3। स्टेप 4, इन सबको भी V1 प्लस V2 प्लस V3 में सब्स्टिट्यूट करो। IXR1 प्लस IXR2 प्लस IXR3। स्टेप फाइंड कॉमन फैक्टर, आई कैंसल करो R1 प्लस R2 प्लस R3। यही सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। एग्जाम्पल 11 देखते हैं। इलेक्ट्रिक लैम्प का रेजिस्टेंस R1 टू R, कंडक्टर का रेजिस्टेंस R2 4O, बैटरी 6V, टोटल रेजिस्टेंस Rs मडवी प्लको 924, करंट I बेड बार्स 9620 और अब 0.2 EVA, लैम्प के अक्रॉस वोल्टेज V1 रेड IR1 0.95 का 15V, कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज Y2 IR2 9 बार 1 चेक करो, V1 वादोफिंग बैलेंस 16V, टोटल वोल्टेज करेक्ट। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब सारे रेजिस्टर्स एक ही दो पॉइंट्स X और Y के बीच कनेक्ट होते हैं तो इसे पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। पैरेलल में भी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी वोल्टेज। एक्टिविटी 11.3 में देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टर के अक्रॉस सेम वोल्टेज होता है, यानी V1 डैट V2 ऑफ V3 डैट V सप्लाई वोल्टेज। कैसे याद रखें? पैरेलल वाली रोड्स, सेम स्टार्टिंग पॉइंट सेम एंडिंग पॉइंट तो सेम प्रेशर। दूसरी प्रॉपर्टी करंट। एक्टिविटी 11.6 में और देखा कि टोटल करंट E नानत I1 प्लस I2 प्लस I3। करंट अलग अलग पाथ्स में डिवाइड हो जाता है। एक अच्छा एनालॉजी, एक नदी 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स में स्प्लिट हो जाए। टोटल पानी सेम है लेकिन अलग अलग पाथ्स में फ्लो हो रहा है। अब प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, घर में सारे अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हर अप्लायंस को फुल वोल्टेज मिलता है। अगर सीरीज में होते तो वोल्टेज डिवाइड होती और सब कम ब्राइटनेस पर चलते, इसलिए घर की वायरिंग में पैरेलल कनेक्शन यूज होती है।
पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है सीरीज के डेरिवेशन जितना। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, पैरेलल में वोल्टेज V सबके अक्रॉस सेम होता है। V1 डायट V2 ओनड बाय 3 एंड डायट V। स्टेप 2, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल I नॉट I1 प्लस I2 प्लस I3। स्टेप 3, ओम्स लॉ अप्लाई करो, I1 नागर VR1, I2 बैक कर VR2, I3 नागर VR3। स्टेप 4, RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए I डांट V अप। स्टेप 5, सब्सटीट्यूट बार VR1 प्लस VR2 बार 3। स्टेप 6, वी कैंसिल करो, भाग टार वन R1 बाय टर्ट 2 वन टैट। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, आप हमेशा किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से चिया छोटी होती है। क्यों? क्योंकि जब करंट के लिए ज़्यादा पाथ्स होते हैं तो ओवरऑल ऑपोजिशन कम होती है। ये एक काउंटर इंट्यूटिव रिजल्ट है। ज़्यादा रेजिस्टर्स डालो पैरेलल में, टोटल रेजिस्टेंस कमती है। सीरीज में ऑपोजिट होता है, ज़्यादा रेजिस्टर्स डालो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ाती है। एग्जाम में ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एग्जाम्पल 11.8 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में, R1 that was 5 ohm, R2 that was then I was R3 that was 3 ohm, बैटरी डट वाल्व, क्योंकि पैरेलल में है, वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम है, द 12 वाई। स्टेप 1, करंट थ्रू R1 I1 but by R1 that but 12 and by 2.4a। स्टेप 2, करंट थ्रू R2 I2 what but by 2 but 12 10 that 12a। स्टेप 3, करंट थ्रू R3 I3 but by 3 but 1230 but 0.4a। Step 4, total current. Mata 1 plus I2 by 3, mother 2 over plus 1 2, 0 by 4a. Step 5, equivalent resistance 1 third 815, pick at 110, line 30 by 630 by 330 by 30 or 30 by 3। तो R3 चेक कर 3 जो RN पानों से भी छोटी है। करेक्ट। अब एग्जाम्पल 11.9 में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। R1 और R2 पैरेलल में, R3 R4 और R5 पैरेलल में, और ये दो ग्रुप सीरीज में, R4 R1 और R2 की पैरेलल, R10 1, R3 R4 R5 की पैरेलल, टोटल R और पुलपुमन R उल्टा। ये मिक्स्ड प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते हैं। पहले पैरेलल ग्रुप सॉल्व करो, फिर सीरीज में ऐड करो। ये कंपैरिजन स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज और पैरेलल को एकदम क्लियरली कंपेयर करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सब में सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ती है। एक कंपोनेंट बैंड हो जाए तो पूरा सर्किट बैंड हो जाता है। जैसे पुरानी क्रिसमस लाइट्स, हर कंपोनेंट को फुल वोल्टेज नहीं मिलती। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सब में सेम होती है, करंट डिवाइड होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कमती है। एक कंपोनेंट बैंड हो जाए तो बाकी काम करते रहते हैं। हर कंपोनेंट को फुल वोल्टेज मिलती है, इसलिए घर की वायरिंग में पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं। सोचो, अगर घर में सीरीज कनेक्शन होती तो एक बल्ब फ्यूज होने पर सारा घर डार्क हो जाता, और सारे अप्लायंसेस को अलग अलग वोल्टेज मिलती जो उनके काम करने के लिए ज़रूरी नहीं होती। पैरेलल में हर अप्लायंस इंडिपेंडेंटली काम करता है, अपनी फुल 220 पर। बैटरीज में भी यही कॉन्सेप्ट, सीरीज में वोल्टेज बढ़ती है, 4 सेल्स ऑफ 145 से 16V। पैरेलल में कैपेसिटी बढ़ती है लेकिन वोल्टेज सेम रहती है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब करंट किसी रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर से गुजरता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। आपने कभी नोट किया लैपटॉप चार्जर गर्म हो जाता है या आयरन प्लग गर्म होती है, यही हीटिंग इफेक्ट है। जूल्स लॉ कहता है एक करंट कैरियंग कंडक्टर में प्रोड्यूस होने वाली हीट H करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है और टाइम के प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूला H टेक्सटोज I2XR XT। यहाँ H हीट इन जूल्स, I करंट इन एम्पियर, R रेजिस्टेंस इन ओम और T टाइम इन सेकंड्स। इसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। ब्रिटिश फिजिसिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने यह डिस्कवर किया। इसे और डिफरेंट फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। H वेट, क्योंकि V दैट्स IR तो I2RT लेक टू वेट, या फिर H पे 2 और VTR क्योंकि E टेक चा वेयर। 3 फॉर्म्स याद रखो डिपेंडिंग ऑन क्या गिवन है, कौन सा फॉर्म यूज करना है। एग्जाम्पल 4 एम्पियर करंट, 20 ओम रेजिस्टेंस, 30 सेकंड्स। H डेट I2RT बट 42x20x30 बट 16x20x30 बट 9600 जूल्स। जूल्स लॉ के फॉर्मूलाज का डीप एनालिसिस करते हैं। पहला फॉर्म H नबाता I2RT, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। नोट करो कि H I के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर करंट डबल करो हीट 4 गुनी हो जाती है, अगर करंट ट्रिपल करो हीट 9 गुनी हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, इसलिए हाई करंट लाइंस में बहुत ज़्यादा हीट लॉस होती है।
दूसरा फॉर्म एच उल्डार वाइट, यहाँ वी एक्स आई को पावर पी कहते हैं वॉट्स में, पावर नाउन एनर्जी पर यूनिट टाइम। तीसरा फॉर्म एच कर्बावर वी टू टी माइन आर, जैब करंट पता ना हो लेकिन वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता हो। अब इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, पी नान आई टू नान वी आई नान वी टू आर, पावर की यूनिट है वॉट डबी। 1 वाट माद माइन जूल पर सेकंड। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है किलोवाट आवर, किलोवाट या यूनिट। 1 किलोवाट 3.6 106 जूल्स। यही यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल में यूज होती है। एग्जाम ट्रिक, अगर किसी अप्लायंस की रेटिंग 6 टैप 220 दिया है तो रेजिस्टेंस ना V2P रात 220 तो 6 टैप मा 867 ना और करंट ना पी वे थरबत 6 टैप 200 तो .0 हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशंस बहुत प्रैक्टिकल और इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए एक एक देखते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब टंगस्टन का फिलामेंट यूज होता है। जब करंट फ्लो करता है फिलामेंट इतना गर्म होता है कि वो ग्लो करने लगता है, अप्रॉक्सीमेटली 1200 डिग्री। टंगस्टन इसलिए यूज होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, 300 और ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता। बल्ब के अंदर अर्गोन गैस भरी होती है ऑक्सीडेशन रोकने के लिए। इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर, हीटर, गाइजर, इनमें निक्रोम के कॉइल्स होते हैं। निक्रोम इसलिए हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट, और ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज एक पतली वायर होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। जब सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करे, ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट, फ्यूज वायर गर्म होकर पिघला जाती है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। अप्लायंसेस को बचाती है। फ्यूज हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आजकल फ्यूज की जगह यूज होते हैं। ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाते हैं और रीसेट भी हो सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जूल्स हीटिंग इफेक्ट का। इलेक्ट्रिक पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पावर मतलब है रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन या रेट ऑफ वर्क डन। इलेक्ट्रिकल सर्किट में पी ओमेट वाई, अगर ओम्स लॉ से सब्सटीट्यूट करें तो पी लॉबर आई टू आर भी है और पी लॉदर वाई टू आर भी। पावर की एसआई यूनिट है वॉट। 1 वाट माई गेन जूल पर सेकंड। बड़े अप्लायंसेस के लिए किलोवाट की डबल यूज करते हैं। 1 किलो डबल। कमर्शियली बिजली का हिसाब किलोवाट आवर में होता है, जिसे हम कॉमनली यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट बाद क्यूडलस 1 किलोवाट का अप्लायंस 1 घंटे में कंज्यूम करता है। सो 3 106 जॉल्स। एक एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे घर में एक संटो बल्ब है और वो दिन में 8 घंटे जलता है तो एक महीने में 30 दिन एनर्जी। 100x 8 खींच 30 24,000 वेट 24 यूनिट्स। अगर रेट है RS5 पर यूनिट तो बिल सारा 20 5 यही इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन है। अप्लायंस रेटिंग्स 60W220 बल्ब का मतलब 200 सोर्सेस से 60 बालो पावर कंज्यूम करता है। इसका रेजिस्टेंस वेट 2P 4400 तो 6800 से आधा। ये एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल 1, एक इलेक्ट्रिक हीटर 1000 का है और 2 घंटे चलता है। एनर्जी कंज्यूम्ड खुद PXT नैन 1000x2 माई ओवर 2001 एंड 2 किलोवाट दैन 2 यूनिट्स। न्यूमेरिकल 2, एक कंडक्टर में आई 5A करंट, आर में तत्व और रेजिस्टेंस T अवन 2 मिनट्स मैट 120 seconds. Heat produced by I2IT immer pintained on the patting the NMC number 30,000 joules. न्यूमेरिकल 360 और 100 आवा बल्ब दोनों 202 वाट पर कौन सी रेजिस्टेंस ज्यादा? पी वी छोड़ तो आर V2P 60 आवा बल्ब का आर मना 42.802, 100 पे बल्ब का आर मना 2.8484, तो 60 पे बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा है। काउंटर इंट्यूटिव बट करेक्ट। कम वॉटेज मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब कम करंट मतलब कम ब्राइटनेस। एक कॉमन एग्जाम क्वेश्चन, अगर 60 वाला और 100 बल्ब सीरीज में कनेक्ट करो तो कौन ज़्यादा ब्राइट होगा? आंसर 60 वाला, क्योंकि सीरीज में सेम करंट और 60W की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उस पर वह क्वाके IR से ज़्यादा वोल्टेज होगी तो वो ज़्यादा ब्राइट होगा। बट पैरेलल में संसद वाला ज़्यादा ब्राइट होगा। अब इन सारी एक्टिविटीज़ का एक क्विक रिवीजन करते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम और थ्योरी दोनों में एक्टिविटीज़ से क्वेश्चंस आते हैं। एक्टिविटी ज्ञान पॉइंट 1, निक्रोम वायर के साथ ओम्स लॉ वेरीफाई किया। 4 सेल्स यूज किए, एक एक करके V और I नोट किए, वाई रेशियो कैलकुलेट किया जो अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट आया, VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन आई, ओम्स लॉ वेरीफाइड। एक्टिविटी 11.2, निक्रोम वायर, टॉर्च बल्ब, 10W बल्ब,
एक ही बैटरी से अलग अलग करंट्स, क्योंकि अलग अलग रेजिस्टेंस। ये प्रूव करता है कि रेजिस्टेंस मटेरियल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। एक्टिविटी 11.3, लेंथ डबल की तो करंट हाफ, मोती वायर में ज्यादा करंट, कॉपर में निक्रोम से ज्यादा करंट प्रूव करता है। और बट एरएल ए। एक्टिविटी 11.4 और 11.5, सीरीज सर्किट में अमीटर रीडिंग सेम एवरीवेयर, वोल्ट मीटर रीडिंग्स एड अप टू टोटल। एक्टिविटी 11.6, पैरेलल सर्किट में वोल्ट मीटर रीडिंग सेम एवरीवेयर, एमीटर रीडिंग्स इंडिविजुअल ब्रांचेस में एड अप टू टोटल करंट। प्रैक्टिकल एग्जाम टिप, अमीटर हमेशा सीरीज में, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में। नोट्स में ये एक्टिविटीज का डायग्राम जरूर बनाओ। अब कुछ मेमोरी ट्रिक्स देखते हैं जो फॉर्मूलास और कॉन्सेप्ट्स याद रखने में हेल्प करेंगी। ट्रिक 1, वेयर ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बनाओ, ऊपर वी, नीचे लेफ्ट ई, नीचे राइट आर। जो निकलना हो उसे धक्को, बाकी का फॉर्मूला मिलेगा। बहुत सिंपल और इफेक्टिव। ट्रिक 2, अमीटर सीरीज। और एस को याद करो एज ए कम्स बिफोर एस या ऑलवेज सीरीज। वोल्ट मीटर पैरेलल, वीपी फॉर वेरी पैरेलल। ट्रिक 3, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए याद करो सेम ही वार्ड। सीरीज में सेम करंट और वोल्टेजेस ऐड, पैरेलल के लिए सेम वी आई ऐड, पैरेलल में सेम वोल्टेज और करंट्स ऐड। ट्रिक 4, रेजिस्टिविटी, आर को रो बोलते हैं। मटेरियल की प्रॉपर्टी, रो बिलोंग्स टू द मटेरियल नॉट द साइज। ट्रिक 5, आस्क एनी इंडिविजुअल आर, series आके sum, so always bigger. RP में any individual R, parallel. At current paths added, opposition reduces. Trick 6, heating elements use alloys. Alloys, they could anti-oxidation, high resistance, two ways. Trick 7, tungsten for bulbs, T for temperature tolerance, highest melting point. ये ट्रिक्स नोट्स में लिख लो और एग्जाम से पहले एक बार जरूर रिव्यू करो। अब देखते हैं एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। क्वेश्चन 1, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? आंसर, इलेक्ट्रिक करंट का एक कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। क्वेश्चन 2, करंट की यूनिट डिफाइन करो। आंसर, 1 एम्पीयर 47 सेकंड में 1 कूलोम चार्ज फ्लो करना। क्वेश्चन 3, 1 कूलोम में कितने इलेक्ट्रॉन्स? आंसर, उससे फिगर क्यू ए वेड ओके वन 1 दत 19 6 बन पाएंगी तन 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन 4, पोटेंशियल डिफरेंस क्या मेंटेन करता है? आंसर, बैटरी या सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। क्वेश्चन 5, 1V पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब? आंसर, 2 पॉइंट्स के बीच 1V पीडी मींस ओन जूल काम होता है, ओन कूलोम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। क्वेश्चन 6, थिक या थिन वायर में करंट ज्यादा इजीली फ्लो करता है? आंसर, थिक वायर में क्योंकि एरिया ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है। आर दैट लेट टाइड, तो आई बार 10 वी आर से करंट ज्यादा फ्लो करेगा। क्वेश्चन 7, पीडी हाफ हो जाए तो करंट क्या हो? आंसर, आई बार टान वी आर कांस्टेंट है, वी हाफ करंट भी हाफ। ये क्वेश्चंस नोट्स में जरूर लिखें। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक टोस्टर्स और आयरन में एलॉय कॉइल्स क्यों यूज करते हैं प्योर मेटल्स की जगह? आंसर, क्योंकि एलॉयज की रेजिस्टिविटी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स से ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही एलॉयज हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो लंबा चाले हैं। क्वेश्चन, आयरन और मर्क्यूरी में से बेटर कंडक्टर कौन? टेबल 11.2 से आयरन की अर माओ 10 से 10 आठवां, मर्क्यूरी की अर नाओ बो डान सीट 5 10 आठवां। छोटी रेजिस्टिविटी बेटर कंडक्टर, तो आयरन बेटर कंडक्टर है। क्वेश्चन, बेस्ट कंडक्टर कौन? सिल्वर, क्योंकि इसका बात 160 की 10 8 ओलम जो सबसे कम है। क्वेश्चन, सीरीज सर्किट ड्रॉ करो। 3 सेल्स ऑफ 2V ईच, 5 वो ऐड, पे द वर्ड इन सीरीज। Total EMF, figure 6V, total are the 5 108 plus the valves over 25 O, current, iron at 620 so 0.24. Voltmeter across, twaro 1024 at 202.88 way. Question, why is RP always less than smallest R in parallel? क्योंकि पैरेलल में करंट के लिए एडिशनल पाथ्स मिलते हैं, ओवरऑल ऑपोजिशन कम होती है। फॉर्मूला 8 डबाप डिसन लेकिन नडारवन लदमांडू प्लत से आप हमेशा छोटा निकलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, कन्वेंशनल करंट वर्सेस एक्चुअल इलेक्ट्रॉन फ्लो। जब बिजली का फिनोमिना पहले पहले ऑब्जर्व हुआ, तब साइंटिस्ट्स को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था। उन्होंने मान लिया कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं और जिस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं वो करंट की डायरेक्शन है।
तो कन्वेंशन बन गई करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। बाद में पता चला कि एक्चुअली मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं और ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, यानी कन्वेंशनल करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन तब तक कन्वेंशन इतना डीपली एस्टैब्लिश हो चुका था कि यूज चेंज नहीं किया गया। तो आज भी दोनों यूज होते हैं। कन्वेंशनल करंट नादल पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल एक्सटर्नल सर्किट, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन फ्लो नात नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। सर्किट डायग्राम्स में जब एरो दिखाते हैं करंट डायरेक्शन के लिए, वो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या है, तो आंसर है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ एक्सटर्नल सर्किट में। अब देखते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जो रियल लाइफ में और एग्जाम में बहुत कॉमन है। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कुछ रेजिस्टर्स सीरीज में होते हैं और कुछ पैरेलल में। इसे सॉल्व करने का सिस्टमैटिक अप्रोच है। एग्जाम्पल 11.9 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सर्किट में R1 स्कू द और R2 हुआ 40 बार पैरेलल में है। फिर R3 ना 30 उन R4 अलार तब तीन R5 ना 6 और पैरेलल में है और ये दो ग्रुप सीरीज में हैं। बैटरी मानना 12। स्टेप 1 पहले R1 और R2 की पैरेलल फाइंड करो। Not what the split your tari sip short RT plus 1 to again 5 छोटी ये तो आड़ी 8 होगा। स्टेप 2 R3 R4 R5 की पैरेलल फाइंड करो। 1 R सर 130 प्लस n 2 प्लस n सिस्टर 260 प्लस 360 प्लस n 6 जैंग टारवेंट देन तो आप 10 वाट। स्टेप 3 और R सीरीज में हैं। टोटल R अबार प्लस 8 प्लस 10 8 और स्टेप 4 टोटल करंट डवर वाटाटे 2 3 9 CF थे। स्ट्रैटेजी याद करो, हमेशा अंदर से बाहर आओ, पहले इनर मोस्ट ग्रुप सॉल्व करो, फिर सिंप्लीफाई करते जाओ। ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में हमेशा काम आता है।